मेम्ब्रेन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयन चैनल्स, फिर हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल्स, उसके बाद हम आगे आ जाएंगे डिटेल में, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह की, और फिर उसके बाद कि जो नर्व एक्शन पोटेंशियल होता है वो बेसिकली नर्व में किस तरह डेवलप हो रहा होता है, किन आयंस की मूवमेंट की वजह से डेवलप हो रहा होता है, और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टरी पीरियड्स का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस सब टॉपिक में। सबसे पहली चीज़ आती है जी आपके पास आयन चैनल्स। अब आयन चैनल्स जो हैं बेसिकली वो इंटेग्रल प्रोटीन्स जो मैंने आपको दिखाई थी पहले सेल मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में, ठीक है, वही इंटेग्रल प्रोटीन्स जो है ना वही आयन चैनल्स का काम करती हैं, ठीक है। अब जब वो इंटेग्रल प्रोटीन्स ओपन होती हैं तो ऑब्वियसली वो अलाउ करती हैं कि कुछ आयंस जो हैं वो पास थ्रू कर जाएं, ठीक है। अब आयन चैनल्स जो हैं, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये होते हैं जी सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब है कि इन्होंने कुछ आयंस को पास करने देना अपने अंदर से और कुछ आयंस को पास नहीं करने देना। और अगर आयन चैनल के ऊपर फर्ज करें एक नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव आयंस को रिपेल करेगा, मतलब कि पास नहीं करने देगा। नेगेटिव चार्ज है तो और इसका मतलब है कि वो कैट आयंस को पास नहीं करने देगा। इसी तरीके से अगर आयन चैनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगा। तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई ये कि सिलेक्टिव, ठीक है, आयन चैनल सिलेक्टिव होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी ये होती है कि इनकी दो स्टेट्स होती हैं, या ये ओपन होते हैं या ये क्लोज्ड होते हैं। कॉमन सेंस क्या कहती है, ओपन होंगे तो ज़्यादा चीज़ें मतलब पास कर सकेंगे ऑब्वियसली, और जब क्लोज होंगे तो फिर आयन चैनल्स में से आयंस पास नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरी चीज़ आ जाती है आपके पास कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस का मतलब ही यही है कि आयन चैनल्स ओपन है या क्लोज हैं। अब ओपन और क्लोज जो हैं वो किसी वजह से भी होते हैं, ठीक है, दो तरह की होती है। एक है जी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है, जिसमें एक स्पेसिफिक जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचते हैं तो फिर आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और जब उससे नीचे ड्रॉप करते हैं तो क्लोज हो जाते हैं। और एक हो जाते हैं जी आपके पास लाइगेंड गेटेड, जिसके अंदर आयन चैनल्स के ऊपर एक स्लॉट होती है जिसके ऊपर आगे लाइगेंड गेटेड होते हैं। लाइगेंड एक लगता है तो वो ओपन हो जाते हैं, जिसमें या क्लोज हो जाते हैं हार्मोन्स की वजह से, सेकेंड मैसेंजर्स की वजह से या न्यूरो ट्रांसमीटर्स की वजह से, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, हाईली सिलेक्टिव, ओपन या क्लोज स्टेट होती है, और ओपन या क्लोज स्टेट होती है ड्यू टू वोल्टेज गेटेड और लाइगेंड गेटेड, ठीक है। तो ये हो गया आपकी आयन चैनल्स की प्रॉपर्टीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है ना हमारा कॉन्सेप्ट, उसकी तरफ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आपके पास डिफ्यूजन पोटेंशियल। डिफ्यूजन पोटेंशियल, अच्छा, अब डिफ्यूजन पोटेंशियल क्या है? ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जनरेट होता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ एन आयन, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है ना एक आयन के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, जो आपका आयन है वो मूव अक्रॉस करेगा थ्रू दैट मेम्ब्रेन अगर उस मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फिर वो आयन मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक तो चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब साइज ऑफ द डिफ्यूजन पोटेंशियल डिपेंड कर रहा होता है दो चीज़ों पे। एक तो आ रहा होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है उस आयन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और दूसरी चीज़ जो इसको
बेसिकली डिक्टेट कर रही होती है साइन ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल को, साइज को डिक्टेट कर रही है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, साइन को डिक्टेट करेगा कि आया के जो आयन मूव कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एक चीज़ होती है। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है कि बेसिकली जब एक आयन अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक मूव आउट कर जाता है या मूव इन कर जाता है, इतना मूव आउट या इन कर जाता है जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, ठीक है, उसकी एक तो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट मतलब कि चार्जेस के लिहाज से और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से जब एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते हैं तो बेसिकली जो ड्राइविंग फोर्सेस होती है ना आयन की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मैंने आपको पहले बताया दो ही चीज़ें हैं, या वो चार्ज के हिसाब से मूव करेगा या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिहाज से। अगर वो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं, जब उनका एंड पहुंच जाता है तो फिर जो एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है अराउंड द मेम्ब्रेन, उसको हम लोग कह देते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। जब एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं आयन, ठीक है, साइडों पे मेम्ब्रेन के, उसको हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें जो कॉन्सेप्ट है। अब सिर्फ आपने इसमें याद ये रखनी है जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने BRS में कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज +65 millivolts, equilibrium potential of calcium is 120 millivolts, equilibrium potential of potassium is -85 millivolts, और equilibrium potential of chloride is -85 millivolts। ये चार वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इसमें से कोई भी वैल्यू वो पूछ सकते हैं कि एक आयन का, किस आयन का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो ये चार वैल्यूज़ आपको लाजमी याद होनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि सोडियम, अगर सिर्फ हम लोग सिर्फ सोडियम कंसिडर करते हैं तो सोडियम की कोशिश होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन है वो +65 पे जाकर रुकेगा। कैल्शियम के हिसाब से अगर देखते हैं, बाकी सारे आयंस को हम कंसिडर नहीं करते, तो कैल्शियम के लिहाज से जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन है वो 120 मिलीवोल्ट्स पे जाकर रुकेगा। इसी तरह पोटेशियम पे हिसाब से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सिर्फ अगर के पोटेशियम को कंसिडर करते हैं तो -85 पे जाकर रुकेगा, इसी लिहाज से क्लोराइड। तो ये हो गया आपके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चार वैल्यूज़ है और इसको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये दो प्लस में ऊपर की तरफ आएंगी, ये दो माइनस में नीचे की तरफ आएंगी। अब आगे चलते हैं हम लोग RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अ रेस्टिंग स्टेट, मतलब कि जब वो कोई चीज़ कंडक्ट नहीं कर रही होती, एक न्यूरॉन वगैरह कोई चीज़ कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है इन अ रेस्टिंग स्टेट। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये डिपेंड कर रहा होता है उन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे आयंस के जो मैंने आपको ये बताए हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा होता है, वो बन रहा होता है ड्यू टू दोज आयंस जिनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है, वही ज़्यादा अपनी तरफ लेके जाएंगे ना। अब जैसे हमारे पास सोडियम और पोटेशियम जो है वो मेन आयंस हैं, ठीक है, जो कि
कंडक्टेंस की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोगों को पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मली जो होता है वो होता है -70 मिली वोल्ट्स, ठीक है। अब -70 मिली वोल्ट्स किसके करीब है? आपके सामने है, पोटेशियम के। मतलब कि जो -70 मिली वोल्ट रेस्ट पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है ऑफ पोटेशियम। अगर सोडियम को देखते हैं तो वो +65 है, वो बहुत दूर है। इसका मतलब कि ज़्यादा RMP में जो कंट्रीब्यूशन है वो पोटेशियम की है, ठीक है। पोटेशियम की कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कॉमनली कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय। अगर वो पूछते हैं ना अचीव्ड बाय, तो आपने कहना है पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम जो बाहर जाता है उसकी वजह से अचीव होता है। और अगर वो कहते हैं कि जी मेंटेन्ड बाय, मेंटेन्ड बाय पूछते हैं, तो फिर आपने कहना है सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो आपके आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन को कंजर्व रखता है। तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से RMP भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो RMP इज अचीव्ड बाय पोटेशियम इफ्लक्स एंड मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। अब चलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल अब सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, पोटेशियम इनफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स, क्लोराइड इनफ्लक्स, क्लोराइड इफ्लक्स, सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम इफ्लक्स, सारे के सारे इस एक्शन पोटेंशियल से पूछे जाते हैं। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा, पहले तो आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, ठीक है। तो आपको इधर ही ये चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर कॉन्सेप्ट से आप इजीली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब ये कुछ टर्म्स हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि RMP से ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जाना डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। फिर वापस जब डीपोलराइज्ड है मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसका वापस RMP की तरफ आना रीपोलराइजेशन होती है। अगर वो RMP से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है तो उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इनवर्ट करंट तो आपको पता ही, कोई चीज़ अंदर आ रही हो, आउटवर्ड करंट कोई चीज़ बाहर जा रही हो, ठीक है। लेकिन इस केस में आपने याद रखें इनवर्ट करंट है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू द सेल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अगर सेल के अंदर आ रहा है तो वो होता है इनवर्ट करंट। पॉजिटिव इनसाइड द सेल मूव कर रहा है अगर, तो इसकी वजह से होती है डीपोलराइजेशन। और आउटवर्ड करंट होता है बेसिकली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सेल। जब पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सेल मूव करेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव। तो रीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू आउटवर्ड करंट और डीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू इनवर्ट करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने याद रख ली तो आपकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तैयार हो जाती हैं। इनवर्ट करंट की वजह से है डीपोलराइजेशन के पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सेल मूव कर रहा है, ठीक है। बाहर से अंदर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या चीज़ ज़्यादा होती है, बाहर सोडियम ज़्यादा होती है, तो डीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू सोडियम। और रीपोलराइजेशन का मतलब है होता है पोटाशियम की वजह से। पोटाशियम जो है वो बेसिकली बाहर जा रहा होता है, अंदर ज़्यादा होता है ना, तो बाहर जा रहा होता है, पोटाशियम इफ्लक्स हो रहा होता है, तो रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है।
डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, आरएमपी क्या होता है, इनवर्ट करंट क्या होता है, आउटवर्ट करंट क्या होता है, उसके अलावा डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होती क्यों है ओवरऑल। ठीक है, तो ये ईजीएस्ट तरीका है इसको ओवरऑल याद करने का। अब आगे चलते हैं, जो इसका ग्राफ है। अब ये देखें, ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है, ये हाइपरपोलराइजेशन है, और ये जो -70 है ना, ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और ये थ्रेशोल्ड है -55। इसका मतलब ये है कि जब एक स्टिमुलस आता है, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन तब तक नहीं शुरू होती जब तक कि एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच जाता। जब थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है उसके बाद फिर डीपोलराइजेशन शुरू होती है। अब इसके आयोनिक बेसिस अगर आपको आती है ना, तो यही पूछी जाती है ज़्यादातर। आयोनिक बेसिस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक मेम्ब्रेन जो है वो हो रही है डीपोलराइज, ठीक है, तो डीपोलराइज को कहते हैं हम अप स्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। देखिए ऊपर को जा रहा है ना, ठीक है, और ये होता है ड्यू टू सोडियम कंडक्टेंस, ठीक है, सोडियम कंडक्टेंस। अब आपको पता है कि सोडियम, ये तो पता है ना आपको कि अंदर जो है और बाहर, अंदर जो है वो पोटेशियम ज़्यादा है और बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा है, ठीक है। तो अब डीपोलराइजेशन होती है ड्यू टू सोडियम कंडक्टेंस। जो सोडियम है जब वो अंदर की तरफ मूव करता है तो उसकी वजह से अंदर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होने लग जाते हैं, वो डीपोलराइजेशन होती है। इस दौरान मतलब कि डीपोलराइजेशन वाले फेज़ में जो सोडियम कंडक्टेंस है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सोडियम जो चैनल्स हैं वो खुले होते हैं। फिर आती है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन जो है इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली, जब डीपोलराइजेशन होगी उसने वापस आना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, वो हो गई रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन जो है वो होती है ड्यू टू पोटेशियम कंडक्टेंस। जैसे ही सोडियम कंडक्टेंस बढ़ती है डीपोलराइज होता है, जब वो पहुंचता है तकरीबन +40 पे, ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पोटेशियम चैनल्स खुलने लग जाते हैं, सोडियम चैनल्स क्लोज होने लग जाते हैं। जब पोटेशियम चैनल खुलते हैं तो उसकी वजह से पोटेशियम जो है वो इनसाइड से आउटसाइड जाने लग जाता है। इनसाइड से आउटसाइड जाता है तो पॉजिटिव चार्ज जब बाहर जा रहा है तो उसकी वजह से अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो रीपोलराइजेशन है। तो रीपोलराइजेशन है इज ड्यू टू द पोटेशियम करंट। अब जो हाइपर पोलराइजेशन है, ये वाला जो फेज होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम की कंडक्टेंस देखिए रीपोलराइजेशन में ज़्यादा थी ना, तो वो परसिस्ट कर जाती है, पोटेशियम चैनल्स क्लोज नहीं होते, तो वो मजीद नेगेटिव की तरफ चला जाता है, ये हाइपर पोलराइजेशन होती है, ठीक है। कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि क्लोराइड चैनल्स भी ओपन होते हैं, और क्लोराइड जो है, ठीक है, जो क्लोराइड आयन होता है ना, ठीक है, वो मूव कर रहा होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है, तो अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए भी नेगेटिव है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि हाइपर पोलराइजेशन क्यों हो रही है, तो इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स, ठीक है। क्लोराइड इनफ्लक्स को सेकेंडरी कंसिडर करना है, प्रेफर आपने पोटेशियम इफ्लक्स को करना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद एक दो बातें और इम्पॉर्टेंट हैं। पूछा जाता है कि कब जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। वो तब नहीं होगा अगर सोडियम कम होगा, यानी हाइपोनेट्रीमिया में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। दूसरी एक और चीज़ पूछी जाती है कि एक आपने न्यूरॉन को रख दिया है इन अ सोडियम फ्री एनवायरनमेंट, तो क्या नहीं होगा, उसमें भी कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा। यही दो MCQs और ये आइंस का कि डीपोलराइजेशन सोडियम जो है ना वो इनफ्लक्स से हो रही है, रीपोलराइजेशन पोटेशियम इफ्लक्स से हो रही है, हाइपर पोलराइजेशन पोटेशियम इफ्लक्स से हो रही है, ठीक है, उसको प्रेफर करना है ऑन क्लोराइड इनफ्लक्स, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया में एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होता या लेट जनरेट होता है, ठीक है, या फिर मुश्किल से जनरेट होता है। और अगर ऐसी चीज़ हो जो मतलब कि जिसमें सोडियम फ्री फ्लूइड हो, ठीक है, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। रट्टा ना मारे, समझ लें, ठीक है। बस ये याद रख लें कि सोडियम पहले है, पोटेशियम बाद में है, उसी से आपको सब चीज़ें याद रह जाएंगी। इसके बाद एक चीज़ आती है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड बस सिंपल ये याद रखें कि वो पीरियड होता है कि जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो ही नहीं सकता, आप जितना मर्जी स्टिमुलस दे दें। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, कि जिसके अंदर पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है, नया एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा।
जितना मर्जी स्टिमुलस दे दें नहीं जनरेट होगा। और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है कि उसके अंदर अगर आप नॉर्मल स्टिमुलस देते हैं तो जनरेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप मोर देन नॉर्मल स्टिमुलस दे देते हैं तो जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियल अक्रॉस मेम्ब्रेन में अभी तक मैं उसको फटाफट समराइज कर देता हूँ, क्या पता होना चाहिए आपको। आयन चैनल्स हैं, उसकी 3 प्रॉपर्टीज है, सिलेक्टिव हैं, ठीक है, ओपन या क्लोज होते हैं, और कंडक्टेंस जो है वोल्टेज गेटेड होती है, लाइगेंड गेटेड होती है। डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है कि कितना डिफ्यूज़ हो रही है चीज़, ठीक है, उसके अक्रॉस, ठीक है, और वो डिपेंड कर रहा होता है जो साइज ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और साइन ऑफ डिफ्यूजन पोटेंशियल कर रहा होता है कि पॉजिटिवली चार्ज कंडक्ट होने के नेगेटिवली चार्ज। इक्विलिब्रियम पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है किसी आयन का जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है, और मज़ीद वो आयन जो है वो क्या कहते हैं कंडक्ट नहीं होता, तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन के क्रॉस क्या है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल आपने याद रखने हैं, ठीक है। फिर आरएमपी है, रेस्टिंग स्टेट में कितना पोटेंशियल होता है, -70 नॉर्मली होता है, ठीक है, और वो पोटेशियम के ज़्यादा करीब है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के, तो पोटेशियम की वजह से ही बेसिकली आरएमपी जो है वो अचीव होता है। पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से, क्योंकि पोटेशियम अंदर ज़्यादा वो बाहर जाएगा तो वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से अचीव होता है और मेंटेन रहता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो है उसके अंदर आपने कुछ डेफिनेशन याद रखें। डीपोलराइजेशन जो है वो आरएमपी से अगर मोर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब डीपोलराइज स्टेट से वापस आरएमपी की तरफ आ रहा है रीपोलराइजेशन है, आरएमपी से मजीद नेगेटिव हो गया तो हाइपरपोलराइजेशन है। जो डीपोलराइजेशन है वो सोडियम की वजह से हो रही है, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से, ठीक है। जो रीपोलराइजेशन है वो पोटेशियम की वजह से हो रही है, पोटेशियम ई फ्लक्स की वजह से, और पोटेशियम चैनल्स खुले रह जाते हैं उसकी वजह से हो रही है आपकी हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे फ्लूइड में रखते हैं जहाँ पे सोडियम नहीं होगा तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना मुश्किल होगा। फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड का बताया आपको, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का। एब्सोल्यूट में आप जितना मर्जी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दे जाएं, ठीक है, वो नहीं प्रोड्यूस होगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर आप एक रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसमें अगर आप थ्रेशोल्ड मतलब कि बेसिकली स्टिमुलस बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें जनरेट हो जाए एक्शन पोटेंशियल। इसके अलावा कंडक्टेंस में आपको पता होना चाहिए कि नर्व फाइबर जो होता है वो माइलिनेटेड होता है, ठीक है, उस